सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पी ब्लॉक के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि है बच्चों आपका लेक्चर नंबर 6। तो बढ़िया से बच्चों आपको इस लेक्चर को देखना है, हर एक बात को अच्छे से समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, हर एक बात को आप बढ़िया से अच्छे से समझ सकें, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर सकें। ये सारी बातें आपको समझनी है बच्चों। तो आइए बात करें आज के लेक्चर में हम क्या बात है जो देखने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। बच्चों अभी तक हमने ये देख लिया है कि एक नॉर्मल पी ब्लॉक क्या होता है। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार, कि नाइट्रोजन परिवार के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, उनके क्या क्या सामान्य गुणधर्म है, क्या उनके भौतिक गुणधर्म है, उन तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है, वह यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से दर्शाते हैं। ओके, क्या क्या उनके बेसिक गुण होते हैं, और नाइट्रोजन के यौगिक हमने देखे, फास्फोरस के यौगिक हमने देखे, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों हमने बात किया यहाँ पर यही बात ऑक्सीजन परिवार के बारे में बात की, कि ऑक्सीजन परिवार के अंदर जिसे चेलकोजन भी कहा जाता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ओके, और उसके अंदर उनके क्या क्या सामान्य गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उनकी रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, उन पर ऑक्सीकरण अंक कौन कौन से ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, वो सारी बातें बच्चों हमने उनके लिए देखी। क्या ये बातें समझ में आई आपको? फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर इनके क्या क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के कौन कौन से यौगिक है, जैसे कि एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन है और एक ओजोन है, उनके बारे में हमने देखी, बात क्लियर करी। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, उसके बाद बच्चों हमने ये देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, सल्फर के कंपाउंड हमने देखे, सल्फर डाई मतलब हाइड्रोजन डाई सल्फाइड देखा। फिर वहां पर अगर हम बात करें सल्फर के लिए SO2 देखी, ठीक है ना, SO2 गैस का निर्माण कैसे होता है, उसके क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो हमने अच्छे से देखे बच्चों। और देन उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा, वहां पर H2SO4 देखा, ठीक है, जिसका संपर्क कक्ष विधि के द्वारा किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। सल्फर ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे पहले SO2 बनाया जाता है, फिर उसको SO3 में कन्वर्ट करवाया जाता है, और फिर उसको H2SO4 के द्वारा अवशोषित करवा करके फिर हम ओलियम में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें पानी मिला करके हम इच्छित सांद्रता वाला H2SO4 तैयार करवा सकते हैं। फिर मैंने आपको उसके ऑक्सी अम्ल भी बताए थे कि किस प्रकार से सल्फर के ऑक्सी अम्ल बनाए जाते हैं, उनकी संरचनाएं क्या होती है। हर एक की संरचना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। हर एक की संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, हर एक संरचना को आपको अच्छे से समझना है। ओके, वो वाली बातें हमने देख ली, उनके नाम पता होना चाहिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे हेलोजन परिवार, कि किस प्रकार से हम हेलोजन परिवार के तत्वों को भी समझ सकते हैं। ओके, हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारी बातें आप समझ जाएंगे। ओके, तो हेलोजन परिवार के तत्वों को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, आइए चलिए इनके बारे में बात करें। तो बात करें बच्चों यहाँ पर हेलोजन परिवार, तो हेलोजन परिवार के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इसके अंदर फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टाटीन होता है और टेनेंसीन। ठीक है, ये नया तत्व है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा फ्लोरीन क्लोरीन अगर हम बात करें, दोनों की दोनों यहाँ पर क्या होती है, गैसें होती है। यह क्या है बेटा, गैस। फ्लोरीन भी गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है। फ्लोरीन F2 के रूप में पाई जाती है, क्लोरीन भी Cl2, ब्रोमीन Br2, I2, यह द्विपरमाणविक गैसें होती है। ठीक है, ये द्विपरमाणविक अणुओं का निर्माण करते हैं हेलोजन। ठीक, और अगर हम बात करें ब्रोमीन बच्चों यहाँ पर क्या होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है बेटा, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ये द्रव वगैरह ये सारी चीजें बाद में लिखूं तो जरा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर एक बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी की सभी अधातुएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह दोनों के दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है,
ओके जी, हाँ जी। अगर हम बात करें इनके परमाणु क्रमांक के बारे में तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसका कितना होता है बच्चा 17, इसका होता है 35। आयोडीन आता है बेटा 53 नंबर पर, ठीक है। और यहाँ पर एस्टाटीन आता है बेटा 85 नंबर पर, और ये आता है 117 नंबर पर। ओके, अब अगली बातें, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, हमें मुख्यतया स्टार्टिंग के 4 हेलोजन परमाणुओं के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी हमारे इतने काम के हैं नहीं, उन दोनों को छोड़ करके इन चारों पर हमें चर्चा करनी है, अच्छे से समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। हेलोजन परिवार का वर्ग संख्या होती है 17 या बेटा 7th A। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों। हाँ जी, तो जरा अगर हम बात करें बेटा जी यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन द्विपरमाणविक या फिर मैं सीधा लिखता हूं डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर इस तरीके से लिखता हूं मैं, सभी हेलोजन, ठीक है, सामान्यतया या मुख्यतया, सभी हेलोजन मुख्यतया द्विपरमाणविक अणुओं का निर्माण करते हैं, द्विपरमाणविक अणुओं का निर्माण करते हैं, मुख्यतया द्विपरमाणविक अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि जो सभी हेलोजन है वो क्या करते हैं, मुख्यतः द्विपरमाणविक अणुओं का निर्माण करेंगे। जैसे कि देखो ये F2 बना लेगा, Cl2, Br2, I2, ठीक है। जिसमें से बच्चा जो F2 होता है वो गैस होता है, Cl2 भी गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। ओके, अब दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये गैस, ये लिक्विड, ये ठोस। अब दूसरी बात, अगली बात, सभी हेलोजन जो परमाणु है बेटा ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। ओके, जरा देखो ध्यान से, जो फ्लोरीन होता है बेटा जी, फ्लोरीन का भी कलर होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर इसका भी कलर होता है, इसका भी कलर है, सबका कुछ ना कुछ कलर होता है। फ्लोरीन होता है बेटा येलो इन कलर, ये येलो कलर की गैस होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो क्लोरीन है Cl2, ये पैरेट ग्रीन, हरे, यहाँ पर ये क्या है बेटा हरा कलर होता है, हरा भी होता है और थोड़ा हल्का हल्का पीला भी होता है, ठीक ना, हरा एवं हरा हल्का पीलापन, ठीक है। ओके, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ग्रीनिश येलो, इंग्लिश में लिख देता हूँ ग्रीनिश येलो, ये इसका कलर होता है। और जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन होती है बेटा यहाँ पे रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर लाल भूरी रंग की, ठीक है, डार्क बिल्कुल भूरा भूरा कलर जिसमें हल्का हल्का लाल भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वैसा ही होती है। और आयोडीन कैसी होती है, वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब होता है बेटा बैंगनी, ये इनके रंग होते हैं, ठीक है। हर एक हेलोजन का एक विशेष रंग होता है। Cl2 का F2 होती है बेटा येलो इन कलर, और जो यहाँ पर Cl2 होती है ये होती है पैरेट, या आपने देखा है कच्चा सेब, ग्रीन एप्पल, जो कच्चा सेब होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, तो वो ऐसा ही होता है, ठीक है। Cl2 का कलर वैसा ही होता है, ग्रीनिश, ग्रीन एप्पल बोल दो या ग्रीनिश येलो बोल दो इसको, ठीक है। Br2 कैसी होती है बेटा, Br2 होती है रेडिश ब्राउन, ठीक है, या फिर वॉयलेट। Cl2 का कलर जैसे कि आपने देखा है, तोता देखा है, तोता, ठीक है ना, पैरेट ग्रीन, तो तोते का जो कलर होता है बेटा हल्का 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 उसमें पीलापन भी होता है और ग्रीन तो वो होता ही है, तो वैसा ही यहाँ पर इसका कलर होता है। तो यह कुछ हेलोजन है जिनके कलर आपको ध्यान रखने हैं। अब अगली बात, यहाँ पर ये सारी बातें हमने देख ली बच्चों की, F2, Cl2, Br2, I2, ये इनके बारे में बातें देख ली। अब बात करते हैं इनके कुछ सामान्य गुणधर्मों के बारे में, तो आइए बात करते हैं। हाँ जी, सामान्य गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म, तो बात करें सबसे पहले तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटा, NH2 NP5। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ओके, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2NP5। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पर अगर हम बात करें परमाणुीय आकार के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज बच्चों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, आकार बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, ये आकार बढ़ जाएगा। ओके जी, अगला देखो, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती बेटा, आयनन ऊर्जा क्या आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर क्या होगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा जी यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, जिसे आप EA से व्यक्त करते हैं। जरा देखो ध्यान से, यहां पर होता क्या है बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाना। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो उस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस निकलने वाली ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। अगर यही बात हम बात करें हेलोजनों के केस में, तो फ्लोरीन, अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, इसका आकार छोटा होता है। जब छोटे आकार में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो बेटा यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो निकलने वाली ऊर्जा उतनी नहीं निकल पाएगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में आकार भी ठीक ठाक है, आकर्षण भी बढ़िया लगेगा और प्रतिकर्षण भी इतना ज्यादा नहीं होगा। उस वजह से क्या होता है, वहां पर ऊर्जा ज्यादा निकलती है। तो जरा देखो ध्यान से, इसका कारण क्या है बेटा, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है, जिससे इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, जरा देखो ध्यान से, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है पूरे आवर्त सारणी में। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटती जाती है। ठीक है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत भी इसमें नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, ये कुछ पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट बेटा, बंध वियोजन ऊर्जा या बंध एंथैल्पी जिसे कहा जाता है, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा या बंध एंथैल्पी। ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी इंग्लिश में से बोलेंगे, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे BE। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन बंध तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ये आपको बताना है। भाई
भाई ये सारे के सारे द्विपरमाणुक अणु है, तो इनके अणुओं को तोड़ा भी जा सकता है ना परमाणुओं में। तो जरा देखो ध्यान से, कहां पर ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी? क्या जो छोटे छोटे बंद बेटा, जो बड़े आकार है, क्या वहां पर ज्यादा मुझे ऊर्जा लगानी पड़ेगी, या छोटे बंद को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी? अरे जहां दूरियां कम होगी वहां पर क्या ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बंद वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पर समझें, सिंपल सी बात यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं इनमें, तो हम ये बोल सकते हैं ना, बंद वियोजन ऊर्जा कहीं ना कहीं बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। आमतौर पर बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, जहां बंद जितना छोटा होगा, दूरियां जितनी कम होगी, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आयोडीन आसानी से टूट जाएगा, Br2 लेकिन इन दोनों के अंदर देखो जरा ध्यान से, क्या बंद लंबाई छोटी है बेटा? यस और नो? तो जरा देखो ध्यान से, बंद वियोजन ऊर्जा किसके लिए आएगी? जिसके लिए आकार छोटा होएगा। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझे, तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है, क्या आना चाहिए बेटा? कि फ्लोरीन फ्लोरीन बंद सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, और फिर आयोडीन आयोडीन। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे क्लियर है, हमने बढ़िया से इसको नोट डाउन किया, और फिर मैं बोल रहा हूं ये गलत है। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं होता। इसमें क्या होता है, वही फ्लोरीन वाला अपवाद आ जाता है। जरा देखो ध्यान से, क्या हेलोजनों के पास लोन पेयर होते हैं बेटा? एक फ्लोरीन के पास, एक हेलोजन परमाणु के पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही कहता है। जरा देखो ध्यान से, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो ध्यान से, एक बंद में आ गया, 6 बच गए। तो जरा देखो ध्यान से, इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होएगा? प्रतिकर्षण होएगा। छोटा आकार होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये तो वैसे ही दूर दूर होना चाह रहा है। तो इस वजह से बेटा जी यहाँ पर बंद एंथैल्पी का मान क्लोरीन से भी कम आता है, ब्रोमीन से भी कम आता है। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? बंद वियोजन ऊर्जा का सही क्रम होता है बेटा, सबसे ज्यादा क्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन, फिर उसके बाद आता है कहीं फ्लोरीन फ्लोरीन, फिर यहाँ पर आता है आपके पास आयोडीन आयोडीन। ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण दोनों फ्लोरीन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे इसके लिए बंद एंथैल्पी का मान, ठीक है, इसके लिए बंद एंथैल्पी का मान ClCl से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, और ब्रोमीन से भी कम होता है। ठीक है, ये इनका क्या है बेटा जी? ये इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ओके, तो क्या यह पॉइंट समझ में आए? तो बेसिक अगर कुछ क्वेश्चन बनने होंगे ना कंसेप्चुअल, तो यहीं से पूछ लिया जाएगा कि बताइए बंद वियोजन ऊर्जा का सही क्रम क्या है, बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए विद्युतता का सही क्रम क्या है, बताइए आकार का सही क्रम क्या होगा। यहीं पर आपकी नॉलेज चेक कर ली जाएगी। ठीक है, तो यह पहली बात समझ में आई बच्चों आपको? इस बात को अच्छे से गांठ बांध लेना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात बच्चों, यहाँ पर ये 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट हो गया। अगला है बच्चा मानक अपचयन विभव। अगला है मानक अपचयन
विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। हाँ जी, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, SRP। तो बात की जाए मानक अपचयन विभव के बारे में, तो देखो ध्यान से होता क्या है, अपचयन करना है, ठीक है। अगर यहां पर किस तरीके से सारी बातें हमें समझनी, जैसे कि देखो ध्यान से, जब कोई हैलोजन परमाणु क्या करेगा बेटा, ऋणायन बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो मतलब 2 ऋणायन बन जाएंगे मेरे पास, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यहां पर इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, और वही वैल्यू क्या बताएगी, यहां पर हो क्या रहा है कि जो ये X2 है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, X माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही है बेटा जी इसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। अच्छा, मानक अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा अधिक आएगा बेटा, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी अपचयित होना चाह रहा है, और जो जल्दी अपचयित होएगा वो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, क्योंकि खुद का अपचयन कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जिसके लिए मानक अपचयन, देखो ध्यान से, जिसके लिए मानक अपचयन विभव, शॉर्ट में बोले तो SRP का मान अधिक प्राप्त होता है, वह उतना अच्छा ही ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि वो तो खुद का अपचयन कर रहा है ना। जब देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई हैलोजन है, ठीक है, मान लो कोई हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पर ऑक्सीकरण अंक कितना है बेटा, 0 है। 0 से किस में जा रहा है, -1 में। तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, तो खुद का अपचयन हो रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। जितना ज्यादा इसका मानक अपचयन विभव आएगा, उतना जल्दी अपचयित होएगा, तो दूसरे को उतना जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। यस और नो? तो जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है बेटा, अधिक प्राप्त होता है, वह उतना अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर जो मानक अपचयन विभव का क्रम सबसे ज्यादा किसके लिए आता है बेटा, F2 के लिए आता है। F2 फटाफट से F माइनस बना लेता है, क्योंकि इसकी विद्युतता ज्यादा है। ये वाला पार्ट भी आप समझ सकते हो इस तरीके से, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। क्या जिसके लिए मानक अपचयन विभव ज्यादा, क्या उसकी ऑक्सीकारक सामर्थ्य भी ज्यादा? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी बेटा, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा होगी यहाँ पर F2 की। फटाफट F माइनस बना लेगा, ये Cl माइनस बना लेगा, ये उतना जल्दी Br माइनस नहीं बना पाएगा, ठीक है, और ये उतना जल्दी I माइनस नहीं बना पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यह ऑक्सीकारक प्रवृत्ति है। अच्छा, यहीं पर बच्चों में अपचायक प्रवृत्ति भी आपको लिखवाना चाहता हूं। अपचायक प्रवृत्ति, मान लो इनके मैंने अम्ल ले लिए, जैसे कि HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, तो यहां से कौन अलग होना चाहेगा? देखो, सबसे बड़ा बंध किसका है, H और I का है, फिर H और Br का है, फिर H और Cl का है, और सबसे छोटा H और फ्लोरीन का है। आकार देखो ना, बंध लंबाई सबसे बड़ी किसकी है, H और I की। क्या H प्लस निकल जाएगा? अपचयन मतलब जो अपचायक प्रवृत्ति, जो दूसरे का अपचयन करे,
ठीक है, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से और खुद का ऑक्सीकरण करें तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीकरण ही है। तो HI का बंध सबसे बड़ा है, क्या वो सबसे जल्दी क्या कर देगा? नहीं आया समझ में? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इसको अगले पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पार्ट क्लियर हुआ? पहली बात ये तो समझ में आ गई। पहले इस बात को अपन नोट डाउन करते हैं। भाई ऑक्सीकारक प्रवृत्ति F2 की ज्यादा होती है Cl2 से, फिर Cl2 की ज्यादा होती है Br2 से, Br2 की I2 से। F2 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, हेलोजन अम्लों की, हेलोजन अम्ल बोले तो HX की अपचायक प्रवृत्ति। जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बंध लंबाई। HF की तुलना में HCl बड़ा है, HCl की तुलना में HBr बंध बड़ा है और HI सबसे बड़ा है, तो टूटना आसान उसका होएगा। तो यहां पर बेटा जी अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी? HI की ज्यादा होगी। ठीक है, H सबसे पहले आसान कौन निकालेगा? ये। तो जो H+ त्यागते हैं क्या वो अम्ल कहलाते हैं? क्या अम्लीय प्रवृत्ति भी लिख सकते हैं क्या? अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी? अम्लीय प्रवृत्ति HF की तुलना में ज्यादा होगी बेटा HCl की, HCl की तुलना में ज्यादा होगी HBr की, और HBr की तुलना में ज्यादा होगी HI की। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो यह पॉइंट भी हमने क्लियर किया। अगला देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करें हेलोजन अम्लों के हेलोजन अम्लों बोले तो HX के क्वथनांक का क्रम। हाँ जी, अगर इनके क्वथनांकों के क्रम के बारे में मैं बात करूं, जैसे कि देखो ध्यान से HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया, तो यहाँ पर बच्चों आमतौर पर देखा जाए तो नीचे से ऊपर से नहीं जाने पर अणुभार बढ़ रहा है। फ्लोरीन हल्का, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन भारी, फिर ब्रोमीन और भारी, फिर आयोडीन और ज्यादा भारी, तो अणुभार बढ़ रहा है, तो क्वथनांक बढ़ना चाहिए था। लेकिन बच्चों होता क्या है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, इसमें क्या पाई जाती है? H बॉन्डिंग पाई जाती है। HF अणु में H बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, HCl, फिर HBr, फिर HI और HF सबसे ज्यादा क्वथनांक दर्शाता है। क्या यह बात समझ में आई? यह कुछ छोटे छोटे अभी तक तो समझने वाले पॉइंट ही हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने कहीं रटने वाला पॉइंट नहीं पढ़ा है। सारे पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ समझ के ऊपर आधारित हैं। अगर यह पॉइंट आप समझ लेंगे बेटा तो यह टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, हर एक बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। H बॉन्डिंग की वजह से इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज तो हम बोलते हैं कि चूंकि हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अणुभार के समानुपाती होता है। और दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट इस बात के भी समानुपाती होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये दोनों बेसिक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। क्या यह बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है जी? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर इन बातों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले फटाफट से इसको नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चों ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, 8-9 पॉइंट समझ में आ गए। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर इनकी रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता,
रासायनिक क्रियाशीलता। तो रासायनिक क्रियाशीलता मतलब ये किस प्रकार से क्रिया करते होंगे, किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते होंगे, इस बात को हम देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो है ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी क्या क्या रहती है। तो बच्चों बात करें यार, हेलोजन क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। तो ये आराम से इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना सकते हैं, ऋणायन बना सकते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हुई, -1 हुई। तो जरा देखो ध्यान से, इस वर्ग के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। परंतु ठीक है, फ्लोरीन के अलावा अन्य तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण वे +1 +3 +5 एवं +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या मेरी बात समझ में है बेटा, कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पहली बात तो एक तो पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। दूसरी बात, उसके पास रिक्त डी कक्षक भी नहीं है, वो अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो तो केवल -1 दर्शाएगा। ठीक है, और बाकी जो तत्व है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, वो +1 भी दर्शा सकता है, +2 भी, +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो तक दर्शा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये इनकी कुछ नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों कि जैसे कि ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कोई यौगिक बनाता है? बिल्कुल बनाता है। तो आइए बात करते हैं यहां पर फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होता है बेटा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। याद करो, मैंने जब ऑक्सीजन के बारे में लिखवाया था ना आपको वर्ग संख्या 16 के अंदर, वहां पर भी ये पॉइंट मेंशन करवाया था। फ्लोरीन, अगर हम बात करें बेटा, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर 2 यौगिक बनाता है। 2 यौगिक बनाता है। कौन कौन से? एक बनाता है बेटा OF2 एवं O2F2। अच्छा, इन्हें ऑक्साइड बोलना ज्यादा सही है या फ्लोराइड बोलना ज्यादा सही है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर तो क्या होता है बच्चा, धनावेश होता है। यहाँ +2 होता है, यहाँ पर +1 होता है। तो जरा देखो ध्यान से, ये क्या है, फ्लोराइड है। ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन एटम की तुलना में फ्लोरीन की En अधिक होने के कारण ये फ्लोराइड होते हैं।
फ्लोराइड होते हैं। ठीक है, फ्लोराइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में यहाँ पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो उन्हें ऑक्साइड कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन भी ऋणावेश होता है। ओके, हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सारी बातें? ओके, अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर और बातें देखो। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें OF2, ठीक है, यह 298 केल्विन ताप पर ही स्थायी होता है, स्थायी होता है। ठीक है, इसका उपयोग प्लूटोनियम को PuF6 प्लूटोनियम को, ठीक है, अच्छा इसका उपयोग नहीं, ठीक है, यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर ही स्थायी होता है, बस इतना सा आप लिख लो। ठीक है, हाँ जी, बस इतना सा ही लिख लीजिए, यह रूम टेम्परेचर तक ही स्थायी होता है। पूरी थ्योरी है बेटा इसमें। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर O2F2 का उपयोग, इसका उपयोग O2F2 का उपयोग प्लूटोनियम को PuF6 के रूप में, PuF6 के रूप में परिवर्तित करने में किया जाता है, जिसे अब जरा देखो ध्यान से, जो बेटा प्लूटोनियम होता है ये नाभिकीय ईंधन में यूज किया जाता है, तो इसको जब निकालना हो ना तो हम यहाँ O2F2 का यूज करते हैं, ताकि इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करके निकाल सके। ठीक है, जिसे नाभिकीय ईंधन से PuF6 के रूप में बाहर निकाला जा सकता है। ये होता है फ्लोरीन के ऑक्साइडों का योग, या मतलब बोले तो फ्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर बने यौगिकों का यूज, जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये OF2 केवल रूम टेम्परेचर पर स्थायी होता है, 298 केल्विन, बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगली बात देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। आओ जरा बात करें। हाँ जी, क्लोरीन अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर Cl2O, ClO2, ठीक है, और अगर हम बात करें Cl2O5, Cl2O7 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, आदि इनके ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, ओके जी, ये बात भी क्लियर हो गई। जिसमें से बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें ClO2 का उपयोग कागज की लुगदी एवं वस्त्रों के विरंजन में किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, ब्रोमीन के प्रमुख ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं बेटा? Br2O, BrO2 एवं BrO3 होते हैं, जो कि कम ताप पर ही स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी होते हैं। ठीक है, अगला देखो,
आयोडीन I2O4, ठीक है, I2O5 एवं I2O7 आदि ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक लेक्चर बच्चा ऐसा लूंगा जिसमें से आपके बहुत सारे डाउट होंगे, सर इन यौगिकों की संरचना कैसी होगी। ठीक है सर, हमने बहुत सारे यौगिक देखे, जैसे कि PCl5 देखा, हमने SF6 के बारे में देखा, इनकी संरचनाएं कैसे बनेगी। मैं एक लेक्चर बेटा जी नेक्स्ट जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो लास्ट में एक लेक्चर लेंगे जिसमें सभी अणुओं की संरचनाएं हम बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें I2O4 जितने भी सूत्र हमारे सामने आए हर एक की संरचना हम बनाएंगे। I2O4, I2O5, I2O7 आदि ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसमें से I2O5 का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हो, CO के मात्रात्मक आकलन में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए भाई, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, बेसिक इनके बारे में जो भी ज्ञान की बातें मैंने लिखवाई है ये आपके काम आएगी। ठीक है, ये आपके लिए ही है। हाँ जी, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब अगली बात, अब हम बात करेंगे जैसे कि क्लोरीन के यौगिक। जैसे क्लोरीन, इसमें हमें क्लोरीन के यौगिक के बारे में पढ़ना है, एक तो Cl2 और एक HCl, दोनों सिंपल है। और उसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे कुछ अंतर हेलोजन यौगिकों के बारे में, यहाँ पर हेलोजनों के ऑक्सी अम्लों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जैसे कि क्लोरीन का पहला यौगिक Cl2, बहुत बढ़िया यौगिक है Cl2। ठीक है, क्लोरीन का पहला यौगिक Cl2। अब पहली बात आती है कि Cl2 को बनाते कैसे हैं, Cl2 को बनाया कैसे जाता है। तो Cl2 को बनाने का तरीका अगर हम बात करें बहुत आसान है। अम्लीय माध्यम में क्या लो, MnO2 जिसे पायरोलुसाइड कहा जाता है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं किसी हेलोजन लवण के साथ। देखो ध्यान से, अम्लीय माध्यम में MnO2 है, इसकी अभिक्रिया कोई हेलाइड लवण है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। अगर आप क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलेगी। अगर आप ब्रोमाइड जैसे कि NaCl ले लिया तो आपको Cl2 मिल जाएगा, NaBr ले लिया तो Br2 मिल जाएगा, Na ले लिया तो I2 गैस मिल जाएगी, I2 मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। तो पहली अभिक्रिया, सांद्र H2SO4 के साथ MnO2 की उपस्थिति में क्लोराइड को गर्म करके, अगर हम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो यहाँ Cl2 बन जाएगी। ठीक है, सांद्र H2SO4 MnO2 के साथ ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड B क्रमशः Br2 और I2 मुक्त करता है। यहां से भी हम बना सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर H2SO4 वाली अभिक्रिया लिखूं तो उसको अगर हम देखना चाहें तो बच्चों यहाँ पर क्या लिया, जैसे कि मैंने मान लो ये MnO2 लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, Cl- वाला कोई लवण ले लिया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करवा दी तो ये Cl- तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, साथ में यहाँ पर H2O अलग हो गया, सॉरी H2O अलग हो गया। इस प्रकार से तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। अच्छा, ये निकलने वाली Cl2 का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीनिश येलो, याद है ना आपको, ग्रीनिश येलो, हरित पीला। ठीक, अब दूसरी अभिक्रिया और भी देखो ध्यान से। अच्छा देखो ध्यान से, CaOCl2, इसको देखो CaOCl2, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं, जब इसकी अभिक्रिया क्या करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, तो ये यहां से भी Cl2 गैस बनाता है। कैसे, CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2।
यहां से भी आपको Cl2 गैस मिल जाती है। अच्छा, आपको पता है जो CaOCl2 होता है ये क्या होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। जानते हो ना आप? ब्लीचिंग पाउडर का एक बेसिक संगठन ये होता है CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। या फिर मैं इसको अभी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहूं, ठीक है। इसकी जगह हम एक और नाम लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में लिखूंगा इसका, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये इसका एक विशेष संगठन होता है, ब्लीचिंग पाउडर है बेटा ये। ओके जी, हाँ जी। अब जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाए तो आप बना सकते हैं KMnO4 के साथ HCl को यूज करके बना सकते हैं। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है KMnO4 वाली बेटा डी ब्लॉक के अंदर भी काम आती है। जरा देखो ध्यान से, अगर आप KMnO4 वाली अभिक्रिया लेते हैं तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक होता है, तो उसके लिए अम्लीय माध्यम लेना होता है। अम्लीय माध्यम में वो ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करता है, लेकिन अम्लीय माध्यम के तौर पर आप HCl नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो KMnO4 होता है वो HCl को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है, KCl बन जाता है, MnCl2 बन जाता है, यहां से Cl2 गैस उड़ जाती है और H2। अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करने के बजाय, ये उत्प्रेरक का काम करने के बजाय इसी के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन -1 से 0 में चली गई, इसका ऑक्सीकरण हो गया। KMnO4 ऑक्सीकारक होता है इस वजह से, ठीक है। KMnO4 को क्या कहा जाता है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, PbO2 ये अभिक्रिया भी आप ध्यान में रख सकते हो कि जब PbO2 की अभिक्रिया में क्या करवाता हूँ, HCl के साथ करवाता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या कर लेगी, वही PbCl2 प्लस Cl2 प्लस ये बना लेगा, सेम जैसा यहाँ पर है सेम वैसा यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा, साथ में Cl2 प्लस यहाँ पर आपको H2 मिल जाएगा, तो ये Cl2 गैस आपको निकल गई। अब Cl2 गैस को बनाने की एक मतलब कि प्रयोगशाला विधि में बोलूं, एक विधि और है, डिकॉन प्रोसेस। डिकॉन प्रोसेस में HCl के साथ यहाँ पर O2 की अभिक्रिया करवाते हैं जिससे बनाते हैं। आओ जरा उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, डेकोन विधि। डेकोन विधि में क्या होता है बेटा? HCl लेना है, उसको O2 के साथ अभिकृत करवाना है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। बस यहाँ से बच्चों क्या होगा, Cl2 अलग कर दो और H2 अलग कर दो, खत्म बात। इतना सही काम है। काम क्या है कि आपने HCl लिया, इसको O2 के साथ अभिकृत करवाया यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर कुछ टेम्परेचर वगैरह दे दो, ठीक है, यहाँ पे Cl2 बन जाएगा और यहाँ पर H2 बन जाएगा, खत्म है बात। बोलो, ठीक। इस तरीके से आप इसको इजिली समझ सकते हो। बैलेंस करना चाहो तो फिर आप बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। अगर मैं O2 को बैलेंस करूं तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, तो इस चक्कर में को यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, तो 2Cl2 निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये डिकॉन प्रोसेस है। अब इसमें बाकी बातें जरा देखो ध्यान से। डिकॉन प्रोसेस, ठीक है, इसमें यहाँ पर 723 केल्विन, ठीक है। अगर टेम्परेचर ना पता हो ना तो डेल्टा भी लिख सकते हो, टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम में कभी आप टेम्परेचर भूल जाएं क्या टेम्परेचर है, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का कॉपर क्लोराइड, ठीक है, या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। जब हम HCl गैस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर Cl2 गैस निकलती है। ओके, हाँ जी। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, कोई भी क्लोराइड लवण ले लो, उसका विद्युत अपघटन करवा दो, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड, पता है ना। तो बस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि देखो मान लो मैंने क्या लिया, NaCl लिया, NaCl का जलीय विलीन लिया, तो ये क्या होगा बेटा, विद्युत अपघटन जब इसका हम करवाएंगे तो क्या ये आयनित हो जाएगा, सोडियम धनायन अलग बन जाएगा और क्लोरीन ऋणायन अलग बन जाएगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो एनोड पर कौन भगेगा बेटा, यहाँ पर ये ऋणायन, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो क्लोरीन यहाँ पर क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा बेटा जी, अगर मैं बात करूं 2 क्लोरीन में ले लूं तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे और ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम कहाँ हुआ, ये प्रोग्राम हुआ कहाँ पर, एनोड पर। तो एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है,
विद्युत अपघटन प्रक्रम। क्लोरीन लवण जल जैसे कि सांद्र NaCl विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। यह बहुत ही उद्योगों में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। हम बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसे करवाते हैं जहां पे क्लोरीन बन जाती है। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक पॉइंट है बेटा जो क्लोरीन के बारे में आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या देखे यहाँ पर कि आप क्या ले लो, MnO2 ले लो अम्लीय माध्यम में, उसकी अभिक्रिया किसी क्लोराइड लवण के साथ करवा दो, वहां से आपको Cl2 मिल सकती है। या फिर आप ब्लीचिंग पाउडर ले लो, ब्लीचिंग पाउडर की मदद से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया करवा दो HCl के साथ, वहां आप बना सकते हो। या फिर आप यहाँ पर KMnO4 ले लो, उसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा लो, या PbO2 के साथ HCl की अभिक्रिया करवा दो, वहां से आप क्या बना सकते हैं, Cl2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। या डिकॉन प्रोसेस आपको बताया, ठीक है, या विद्युत अपघटन करवा लो NaCl का, वहां से भी आप बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक थोड़े पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें पॉइंट के बारे में तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास बताने लायक पॉइंट है नहीं। हालांकि इसका एक पॉइंट है कि यह ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करता है। याद करो मैंने शुरुआत में आपको इनकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का क्रम बताया था। सबसे आगे आया था फ्लोरीन F2, वो तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, उसकी अभिक्रिया को हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वो हम करवाते ही नहीं। Cl2 दूसरे नंबर पे आता है, यह भी ऑक्सीकारक होता है और यह विरंजक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। विरंजक का मतलब किसी रंगीन यौगिक को रंगहीन में कन्वर्ट कर देना, उसमें भी ये काम में आता है। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, यह तीखी गंध वाली दम घोटू हरित पीली गैस होती है। ठीक है, ओके, हाँ जी। क्लोरीन बहुत सी धातुओं अथवा अधातुओं के साथ क्रिया करके क्लोराइड बना देती है। कोई धातु दे दी, Cl2 दे दिया, क्लोराइड बना दो दोनों का। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, यहाँ पर पोटेशियम फॉस्फोरस के साथ क्लोराइड, सल्फर के साथ क्लोराइड। प्रथम बात बोलो, जरा देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, फेरिक क्लोराइड बन गया, यहाँ पर PbCl3। याद करो यह अभिक्रिया, अगर यही Cl2 अगर 10 मोल ले लिया जाता तो PCl5 बनता था, पढ़ा रखा है मैंने आपको। एसिड सल्फर के साथ अभिक्रिया कर ली, यहाँ पर क्या बना लेती है, डाइक्लोराइड बना ली थी। ओके, तो ये सारी बातें हमने देखी हुई है। ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है बेटा? कोई एक अभिक्रिया ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, सब अभिक्रियाएं आ जाएगी। इसकी इंपोर्टेंट अभिक्रिया पता कौन सी है? क्लोरीन की इंपोर्टेंट अभिक्रिया अमोनिया के साथ, वो अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, उसको आपको अच्छे समझना है। दूसरी, ठंडे तनु और गर्म और सांद्र किसी जल के साथ या फिर किसी NaOH के साथ, वो अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ जी, अब आगे देखो, क्लोरीन एक प्रबल विरंजक होता है। विरंजक मतलब किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में कन्वर्ट करने का काम करना। ठीक है, ओके। विरंजक प्रक्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो विरंजक प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण के कारण होती है। यह नमी की उपस्थिति में वनस्पतिक एवं अथवा कार्बनिक पदार्थों को विरंजीकृत करता है। क्लोरीन का विरंजक प्रभाव स्थायी होता है, ध्यान रखिएगा। दो विरंजक होते हैं, एक होता है SO2 भी विरंजक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो अस्थायी होता है। क्लोरीन के द्वारा विरंजक स्थायी है, एक बार में कलर गायब हो गया तो फिर गायब हो गया, वापस नहीं आएगा। जरा देखो ध्यान से, होता क्या है बेटा, Cl2। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे साइड में एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो F2 होता है, Cl2 होता है, यह जल में विलय होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनकी क्रियाशीलता बहुत तेज होती है, जल से भी क्रिया कर लेते हैं, जबकि Br2 और I2 जल में विलय नहीं होते, जबकि एवं I2 जल में अविलय होते हैं। उनको कार्बनिक विलायक ज्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं जैसे कि Cl2 को मैंने जल में डाला,
डाल दिया। तो Cl2 को जल में डालने पर यह क्या करती है, दो प्रकार के यौगिक बनाती है, एक तो बनाती है HCl और साथ में बनाती है HOCl। ये तो आप जानते ही हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। और साथ में यहां बनता है आपका हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल आपको मिला। यह हाइपोक्लोरस अम्ल क्या करता है, टूट करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसी वजह से ये ऑक्सीकरण और विरंजक में काम में आती है। समझ में आया? Cl2 को जल में डालते हैं तो HCl और HOCl बनता है, जो HOCl इस तरीके से डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई इसकी, यहाँ पर यह Cl माइनस में भी जा रहा है और HOCl, देखो Cl2 में इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है बेटा, इसमें HCl में -1 होता है, इसमें +1 होता है। ठीक है, OH माइनस है उसमें, तो Cl पे प्लस आ जाएगा। सबके बारे में बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, बस अब इधर देखो थोड़ा सा। यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा कि जो Cl2 है जब जल में जाती है तो आपको HCl मिल रहा है, 1 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, 2 मोल मिल गए, और साथ में ये नवजात ऑक्सीजन मिल गई। मिली या नहीं मिली? मिली। इसी नवजात ऑक्सीजन की वजह से कोई भी रंगीन पदार्थ रंगहीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी की वजह से Cl2 ऑक्सीकारक के समान भी व्यवहार करती है। खुद तो Cl2 Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। जरा देखो ध्यान से, Cl2 किस में चली गई, Cl माइनस में। ओके, क्योंकि HOCl तो डिसोशिएट हो गया फिर बाद में। ओके, क्लियर है? और यहाँ नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है जो फिर तहलका मचाती है। अब जरा देखो ध्यान से इसके आगे की बात। अब जरा देखो ध्यान से कि ठंडे तथा तनु क्षारकों के साथ क्लोरीन क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनाती है। देखो ध्यान से, अगर मैंने क्या करवा दी, Cl2 का अभिक्रिया करवा दी, जैसे कि NaOH के साथ। NaOH कैसा ले लिया, ठंडा, मतलब कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठंडा एवं तनु। ओके, तो इसके साथ अभिक्रिया करेंगी। तो जैसे कि बेटा देखो ध्यान से, यहां पर क्या था, हाइड्रोजन था तो HH आया था, यहाँ पे क्या है, Na है तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा और साथ में NaOCl बन जाएगा। वो अम्ल था, ये अम्ल का सोडियम लवण है, यहाँ सोडियम लग गया। तो जरा देखो Cl2 की अभिक्रिया जब ठंडे और तनु के साथ क्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड बन गया। देखो यहाँ पहले H लगा हुआ था, याद है, सोडियम क्लोराइड जब जल लिया था तो, और ये क्या बन गया, हाइपोक्लोरस अम्ल का लवण। अस के अम्ल के अंत में आइट लगता है तो सोडियम हाइपो, ये क्लोरस अम्ल का लवण है तो क्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये बन जाएगा। ओके, हाँ जी। और अगर इसी की अभिक्रिया बच्चा गर्म के साथ करवा दी जाए, NaOH ले लिया जाए, सांद्र कंसंट्रेट एवं गर्म जब लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा, लेकिन यहां पर क्लोरेट बनेगा। अच्छा, हाइपोक्लोराइट होता है बेटा OCl माइनस, ठीक है, क्लोराइड हाइपोक्लोराइट, और ये होता है ClO3 माइनस, क्लोरेट आयन। ठीक है, तो ऋण आयन के ऊपर Cl Na के द्वारा संतुष्ट, ये NaCl प्लस NaClO3, NaClO3 ये बनता है। दोनों याद होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछी गई है ये रिएक्शन, इसलिए बोल रहा हूं, याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर ठंडे और तनु के साथ सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, जबकि यहां बनता है सोडियम क्लोरेट। ओके, समझ में आया? तनु के साथ ऐसे, सांद्र और गर्म के साथ ऐसे, ये अभिक्रिया याद होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको ये पता होना जरूरी है।
ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़े अब और बात करते हैं इसके नेक्स्ट गुण के बारे में। तो अब बात करने वाले हम बुझे हुए चूने के साथ यह विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है, यह विरंजक चूर्ण देती है। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले बुझा हुआ चूना क्या है। बुझा हुआ चूना होता है बेटा CaOH होल ट्वाइस, ये होता है बुझे हुए चूने का सूत्र। जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो क्लोरीन Cl2 है ही सही। ओके, तो जरा देखो ध्यान से बच्चों, यह CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन यहां पर मिलकर के और साथ में इसमें थोड़ा सा हम क्या लेंगे बेटा जी, जल लेंगे और यहां पर मिलकर के बच्चों ये क्या कर लेती है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो संगठन होता है बेटा वो क्या क्या होता है, इसके अंदर एक होता है CaOCl होल ट्वाइस डॉट, सबके नाम में लिखवा दूंगा आपको, CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस होता है और साथ में बच्चों यहां पर होता है ट्वाइस ऑफ H2, ये उपस्थित इसमें होता है। इसका नाम है, जरा देखो ध्यान से, जो OCl माइनस है, याद करो OCl माइनस अभी अभी हमने पहले लिखा था हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो OCl हाइपोक्लोराइट आयन है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के साथ। तो यहां पर इसके अंदर जो यह हिस्सा है बेटा CaOCl का होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यह कहलाता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। बाकी तो कैल्शियम क्लोराइड है, 2T है। अच्छा, आप इसे, ये इसका एग्जैक्ट संगठन है, आपसे पूछ लिया जाए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है तो ये उसका संगठन है बच्चों, ठीक है। तथा गर्म तथा सांद्र विरंजक चूर्ण का संगठन ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, इसे कहा जाता है वही ब्लीचिंग पाउडर या फिर मैंने जो नाम लिखा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, जहां पर एक क्लोरीन पर +1 एक पर -1 आवेश होता है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, हर एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जब जल में जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह ऑक्सीकारक के समान भी व्यवहार कर सकता है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, ऑक्सीकरण करेगा तो यह क्या करेगा, ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करेगा। और मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में F2Cl2 Br2 I2 ऊपर से नहीं चलते हैं तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति घटती जाती है। फ्लोरीन F2 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा आता है। अब वो इतना ज्यादा आता है कि उस अभिक्रिया को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो हम फ्लोरीन को F2 को यूज ही नहीं करते। बात आती है Cl2 की, Cl2 भी एक ऑक्सीकारक के समान होता है बेटा, उसको यूज किया जा सकता है। आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं बेटा, Cl2 एक ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करती है, तो यह आसानी से दूसरों का ऑक्सीकरण करेगी बेटा। जैसे कि देखो ध्यान से, आपने लिया फेरस आयन, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, SO2 को H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर जो सल्फर पर चार्ज है बेटा +4 है, सल्फेट में कितना है +6 है। यहाँ SO2 में सल्फर पर आवेश +4 है, H2SO4 में कितना है +6 है। अगर यहाँ पर आप I2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसको आयोडिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगी, +5 ऑक्सीकरण अवस्था। या अब जरा देखो ध्यान से, यह अभिक्रिया तीनों अभिक्रियाएं इंपोर्टेंट है, इनको मैं अलग से दिखाता हूं आपको, ठीक। जैसे कि मान लो बेटा जी, अगर आपने क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई NaBr के साथ या NaI के साथ, NaI के साथ, तो यह एक ऐसा ऑक्सीकार, मतलब यहाँ पे जब Cl2 के साथ क्रिया करवाते, अब मुझे बताओ क्रियाशीलता ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की या ब्रोमीन की? ऊपर से जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है, तो क्लोरीन उसको उसके लवण में से हटा देगी, ठीक है, कि हम अपना लवण बनाएंगे।
NaCl बनाएंगे। ठीक है, तुम यहाँ Br2 गैस के रूप में उत्सर्जित हो जाओ। ठीक है, हम यहाँ पर लवण बनाएंगे, तुम निकल जाओ। मतलब ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन को उसके लवण में से हटा देता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, Cl2 अगर यहां पर NaF होता तो क्या ये अभिक्रिया हो पाती? नहीं हो पाती, क्योंकि फ्लोराइड आयन तो जल्दी बनता है क्लोराइड आयन की तुलना में। ठीक है, तो उसको नहीं हटा पाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ये समझना है, ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले वर्ग में जो उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, नीचे वाले हेलोजन को उसके लवण में से पृथक कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके जी, अब देखो यहाँ पर अमोनिया के आधिक्य के साथ अभिक्रिया, जरा देखो ध्यान से। अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई मेरा अमोनिया आधिक्य में है, तो इसकी अभिक्रिया जब Cl2 के साथ करवाई जा रही है, तो यहाँ पर जो अमोनिया आधिक्य में है, तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर क्या बनता है? एक तो NCl3 साथ में बनता है NH4Cl। ये दो कंपाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पर सीमित मात्रा में ले लिया जाए तो सिंपल NCl3 प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, और अगर सीमित मात्रा में ले लिया बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अमोनिया सीमित ले लिया, लिमिटेड, ठीक है, सीमित, और यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने Cl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? NCl3 प्लस HCl बन जाएगा। क्या यह बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से इन अभिक्रियाओं की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन है, Cl2 है, खुद तो ऋण आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, खुद तो ऋण आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरे का ऑक्सीकरण कर देगी। तो यह सभी अभिक्रियाएं वही बता रही है। लास्ट की एक तो ये अभिक्रिया आपको इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है बेटा, और यह दो अभिक्रियाएं, यह भी कॉन्सेप्चुअल है। तो यह होता है Cl2 के बारे में सारा बखान। ओके, क्या यह समझ में आया? अब इसके बाद HCl है, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, HCl वाला पार्ट अपन बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ऑक्स हेलोजनों के ऑक्सी अम्लीय आप पहले पढ़ के रखिएगा बच्चा, आपको बढ़िया समझ में आएंगे। अंतर हेलोजन यौगिक क्या है, टेस्ट ऑफ हेलोजन क्या है, ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, ठीक, तो उम्मीद है ये सारी बातें बच्चों आपको बढ़िया समझ में आई है, और साथ के साथ अक्रिय गैस वाला पार्ट भी हम देखेंगे, छोटा सा पार्ट है वो तो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपने इसमें बढ़िया सीखी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में बेसिकली हमने देखा बेटा हेलोजन परिवार। उस परिवार के अंदर हमने कुछ बेसिक सारे पॉइंट हमने देखे जो हमें जानने जरूरी थे। हर एक पॉइंट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस टॉपिक में वर्ग संख्या 17 में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आप ढंग से कवर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं क्विज, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सा है? सबसे ज्यादा क्रियाशील हेलोजन कौन है? Cl2, Br2, I2 या F2? बोलो, Cl2, Br2, I2 या F2? कौन सा हेलोजन है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है? बोलिए बच्चा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4? क्लियर है? अच्छे से सोचिए, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस को सुखाया जाता है, क्लोरीन गैस को सुखाया जाता है, क्लोरीन गैस को सुखाया जाता है। अगर मान लो क्लोरीन गैस में कोई नमी वगैरह होती है तो उसको किसके ऊपर सुखाया जाता है? ये बताओ बच्चों। ठीक है, क्लोरीन गैस को सुखाया जाता है जिनके साथ वो अभिक्रिया न करे, बस केवल उसमें नमी एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ जी, करें दोनों क्वेश्चन। आइए बात करें सबसे ज्यादा क्रियाशील। अगर हम बात करें क्रियाशीलता का क्रम बेटा, तो F2 सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर Cl2 होता है, फिर Br2 होता है और I2 होता है। अपने नोट्स में इसको भी मेंशन कर लेना। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम। ओके, तो यहाँ पर F2 की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है।
अब दूसरा क्वेश्चन, क्लोरीन को सुखाया जाता है बेटा सांद्र H2SO4 पर, क्योंकि याद करो हमने पढ़ा था सांद्र H2SO4 प्रबल निर्जलीकारक होता है। ठीक है, ये प्रबल निर्जलीकारक है, प्रबल निर्जलीकारक। अच्छा, ये चूना कैल्शियम ऑक्साइड ये भी होता है बेटा, लेकिन वो उसके साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर H2SO4 को यूज में लेते हैं। ठीक, तो ये बातें हमने देखी। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा, आज के इस लेक्चर में देखा हमने हैलोजन फैमिली। ओके, बढ़िया से इसको देखा, हर एक बात इसके बारे में अच्छे से देखी, अच्छे से क्लियर की। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, इस हैलोजन परिवार को देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, बढ़िया से आप इनको पढ़कर आइए बच्चा पहले से, ताकि आप चीजें अच्छे से समझ सके। एनसीईआरटी को यूज कीजिए, सारी बातें उसी के आसपास है, आप उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अक्रिय गैसों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको बढ़िया समझ में आई है, हर एक बात अच्छे से क्लियर हुई है। ओके जी, तो इसी के साथ बच्चों आप सभी का